पीछे का कुछ पूछना है क्या? नहीं सर अभी। नहीं सर। नहीं पूछना है। तो अब तक जो हम लोग बेसिक्स वाली चीजें हैं, ग्रह भाव और राशि, इन तीनों को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। जी। अब बेसिक्स के बाद हमें स्टार्ट करना है कि कैसे जो 1 से लेके 12 भाव का आप सामान्य जानकारी पढ़े हैं कि किससे हम क्या देखते हैं, तो अब उसको कैसे देखते हैं इस चीज को समझना है। समझ रहे हैं? कैसे देखना है इसी चीज को समझना है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने कोई भी एक डिटेल्स डाल लिया। 20 मिनट डाल दिए, चेन्नई ही डाल दीजिए, आ गया। अब जब कुंडली आएगी हमारे सामने तो हमें किस तरह से देखना है, एक एक भावों का घटनाक्रम हम देखेंगे। ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए कि एक डिटेल्स आपके सामने है, 16 अगस्त 2026 का। टाइम है 20:38 का। बर्थ प्लेस है चेन्नई तमिलनाडु का। तो बर्थ डिटेल्स आप लेंगे और उसके बाद कुंडली बन जाएगी। ठीक है। अब ये कुंडली बनेगी तो इसमें हमें जातक के जो प्रश्न आए होते हैं वो 1 से लेके 12 भाव से ही संबंधित होते हैं। मतलब जातक के कुछ भी प्रश्न XYZ, आपको पहले रिलेट करना पड़ेगा कि ये किस भाव से संबंधित है। यदि ये चीज आपको रिलेट करना नहीं आया तो फिर आपकी प्रिडिक्शन गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। समझ रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाएगा ना हम किस भाव से देखें, क्या अध्ययन करें। क्लियर है? उस भाव के अध्ययन से पहले हमें एक शब्द, आपको जो केपी एस्ट्रोलॉजी में मैक्सिमम जगहों पे यूज होता है, सब लॉर्ड। ठीक है। जिसको हिंदी में बोलते हैं उप नक्षत्र स्वामी। इसका आपको काफी ज्यादा प्रयोग करने को मिलेगा। या ये कहें कि सबलॉर्ड जो है वो कृष्णमूर्ति पद्धति की धूरी है, उसी पर बेस्ड है। यानी इसको आप हटा दें तो कहानी खत्म हो गई। बात समझ रहे हैं? अभी ये सबलॉर्ड का ही मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। जिस घर में मैं गया था आगरा में वास्तु विजिट करने के लिए, वो आगरा के टॉप 10 लोगों में है। साड़ी के बहुत बड़े कारोबारी हैं वो लोग। उनका ये था कि आप जो वास्तु कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान दें विशेष तौर पे कि मेरा बेटा थोड़ा सा मेंटली चैलेंज्ड है। तो वास्तु कराने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है, यदि इसके थ्रू कुछ हेल्प मिल ले, जो भी स्थितियां हैं, जो खराब हो चुका चलो वो हो चुका, लेकिन अब कुछ बेटर हो जाए चीजें, तो मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। एक उम्मीद वही है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, मतलब वास्तु के थ्रू उस चीजों को, इस परिस्थिति को ध्यान रखते हुए थोड़ी सी बेटर करने की कोशिश करनी है। उन्होंने बर्थ डिटेल्स दी। जुड़वा बच्चे, बेटी और बेटा, 3 मिनट का डिफरेंस है। लग्न सेम है, दशाएं सेम है। बात आप समझ रहे हैं? सिर्फ 3 मिनट का अंतर है। बेटी अच्छी है, कोई समस्या नहीं है, और बेटा मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड है। बात आप समझ रहे हैं? तो अब ये स्थिति लग्न के आधार पे आप देखेंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। जुड़वा बच्चों वाली चार्ट जब सेक्शन आएगा तो वो भी आपको मिलेगा। लेकिन ये सबलॉर्ड जो सेक्शन है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको डिटेल्स देता हूं लेकिन अब तक जहां दिखाया, सब लोग बोलते हैं कुंडली तो सेम ही है। अब सेम कुंडली, क्योंकि लग्न तो सेम आ रहा है, तब उस हिसाब से जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि राहु खराब है या मंगल खराब है या बुध खराब है, तो फिर दोनों के लिए खराब हो गया ना। तो ये चीज मुझे अब तक क्लियर नहीं हो पाया कुंडली के हिसाब से। तो आप वास्तु के तौर पे देखें कि इसको कैसे आप क्या करेंगे, बेटे का कमरा कौन सा रखना है, किस प्रकार से। हमने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हमारी जानकारी है उस हिसाब से हम चीजों को करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपको पहले प्रॉब्लम समझ में तो आए। बात समझ रहे हैं राजीव जी? जब तक बीमारी आपको पकड़ में नहीं आए, आप दवा की फैक्ट्री में ही बैठे हो, आप क्या करेंगे, कौन सी दवा देंगे? एक केमिस्ट के पास हजारों दवाएं होती हैं, उसको तो पता नहीं है कि किस बीमारी के लिए हमें क्या करना है, बीमारी कैसे समझ में आए।
डॉक्टर ही पकड़ता है बीमारी, और फिर उसके अनुसार दवा प्रिस्क्राइब करता है, तो केमिस्ट दवा दे देता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको पहले प्रॉब्लम पकड़ में आना चाहिए, फिर उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। और इस प्रॉब्लम को पकड़ने में सबलॉर्ड जो है वो काफी एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। समझ रहे हैं? यही एक चीज आता है, जैसे जो जुड़वा बच्चों की हम बात कर रहे हैं, आपको ये एक केस नहीं हुआ, एक और केस मेरे साथ ऐसे ही आगरा का ही सेम केस है। उनको दो जुड़वा बेटियां, उसमें एक सही है और दूसरी थोड़ी सी स्लो लर्नर है, मतलब उसको कोई बीमारी ऐसे नहीं है। बात आप समझ रहे हैं? लेकिन वो थोड़ा सा चीजों को सीखने में, समझने में थोड़ा सा लेट रिएक्ट करती है। तो उन्होंने कुंडली दी और दे के ये कहा कि ये कुंडली तो यही है, लेकिन अब जैसे लग्न इनसे ज्यादा मतलब डिस्कशन और डिटेल एनालिसिस उन्होंने दी कि मतलब इसके लग्न सेम है, दशाएं भी सब कुछ सेम है। लोग जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हम दिखाते हैं तो वो कुछ उपायों का बताते हैं, ये करा वो करा। तो फिर हमारे मन में आता है कि एक बेटी तो सही है, फिर ये दूसरे के लिए कैसे खराब हो गया? सेम चीज हमें वहीं दिख रहा है। बात समझ रहे हैं? तब मैंने जी उनको बताया उस समय कि मैं, एक कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष होती है, इसमें सबलॉट्स जो भी 3 4 5 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है, इस आधार पे इनके सबलॉट्स बदल जाते हैं, और इसके कारण यूनिकनेस होती है जो पता चलता है। बात आप समझ रहे हैं? अब कई लोग इसका नाम भी नहीं सुने थे, उन लोगों ने तो खासकर नहीं जाना था, क्योंकि कई ज्योतिषियों के पास वो गए थे या बुलाए थे, तो ऐसे उनकी चर्चा भी नहीं हुई थी कि भाई आप केपी से देखते हैं, वैदिक से देखते हैं, लाल किताब से देखते हैं। बात समझ रहे हैं? इस तरह से उनका कोई ऑब्जर्वेशन भी नहीं था, तो उनको को लगा कि चलो मतलब ये भी एक पॉइंट है। तो ऐसे केस जहां पे आपको पार्टिकुलर किसी जातक के लिए, और खासकर ये तो है ही आपका जुड़वा बच्चों वाला, तो सबलॉर्ड एक यूनिक रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जो एक सामान्य घटनाक्रम चलता है कि पांचवें भाव का राहु खराब, या आठवें का राहु खराब, या नौवें का राहु खराब, तो एक पूरे लग्न के लिए यानी 2 घंटे में वो पूरा राहु रहेगा उसमें। नहीं, यदि किसी का अष्टम भाव में राहु है तो पूरे लग्न, जिस भी लग्न का आप मान लो, सिंह लग्न में ही यदि आठवें में राहु है, तो उस 2 घंटे में जितने लोगों का जन्म होगा सबके आठवें में राहु आएगा। तो क्या सबके लिए खराब होगा? नहीं खराब होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये अंतर क्यों आता है, कहां से आता है? तो ये सबलॉर्ड्स के एनालिसिस के थ्रू आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिल पाती है, आप चीजों को बेटर ढंग से समझ पाते हैं। फिर अगेन मैं यहां बोल रहा हूं कि ये 100% परफेक्ट नहीं है, ये चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए। ना कोई विद्या 100% परफेक्ट है, ना कोई व्यक्ति 100% होगा। बात समझ रहे हैं? मैक्सिमम एक्यूरेसी पे हमें फोकस करना है कि कैसे हम उस कुंडली का मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें और अधिकतम लोगों को हम गाइड कर पाए उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है? अब उसी सबलॉर्ड को हम थोड़ा सा और विशेष तौर पे यहां देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ग्रहों के सबलॉर्ड के बारे में। जैसे ये एक चार्ट है, नाड़ी सिग्निफिकेशन चार्ट। आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, उसमें नाड़ी सिग्निफिकेटर मिल जाएगा, एस्ट्रोसेज में आराम से मिलता है। बहुत सारे वीडियो मैं एस्ट्रोसेज ऐप से ही बना के डाला हूं मेरे चैनल पे। आप जैसे ही वो वीडियो देखेंगे मेरे चैनल पे, तो स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू मैं बनाता हूँ, तो उसमें नक्षत्र नाड़ी लिखा होता है। यदि एस्ट्रोसेज आप यूज करेंगे तो उसमें नक्षत्र नाड़ी का एक सेक्शन आता है। अभी रिसेंटली जो कल या परसों मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो एस्ट्रोसेज ऐप का ही बनाया हुआ है। तो उसमें नक्षत्र नाड़ी आता है, तो उसमें सबसे पहले प्लेनेट लिखा रहता है, उसके नीचे स्टार रहता है, और उसके नीचे सबलॉर्ड रहता है। ये केपी स्टार वन में क्या है, लेफ्ट तरफ में प्लेनेट दिया हुआ है, बीच में स्टार लॉर्ड दिया हुआ है, और लास्ट में सब लॉर्ड दिया हुआ है। इसके लास्ट में इधर सब लॉर्ड भी दिया हुआ है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें तीन चीजों को समझना है, प्लेनेट, स्टार और, ये प्लेनेट हो गया, ये स्टार हो गया, और ये सब लॉर्ड हो गया। क्लियर है? इसमें आपको यानी इस नाड़ी सिग्निफिकेटर या नक्षत्र नाड़ी में कहा जाए कि राहु ग्रह के रिजल्ट को बताइए, तो उस राहु को आपको इधर ना स्टार में ढूंढना है ना सबलॉर्ड में ढूंढना है। उस राहु को आपको इस प्लेनेट वाले सेक्शन में देखना है कि राहु कहाँ है। क्लियर है? तो राहु यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है? फिर मान लो पूछा जाए कि मंगल के रिजल्ट को बताइए, तो इसी प्लेनेट वाले में मंगल के सेक्शन में आना है। शनि के रिजल्ट को तो यहीं से शनि को देखना है।
सूर्य के रिजल्ट को तो यहीं से सूर्य को देखना है, यानी सभी 9 ग्रह यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लियर है? अब इसमें जिस भी ग्रह की हम बात करें, केतु अपने ही नक्षत्र में है। केतु का नक्षत्र स्वामी केतु बना हुआ है, और इसका केतु का जो उप नक्षत्र स्वामी है वो राहु बना हुआ है। ठीक है। ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्रों के स्वामी 9 ग्रह होते हैं। तो इसमें ज्यादा फोकस नक्षत्रों की बजाय नक्षत्र स्वामियों पर दिया गया है। बात समझ रहे हैं? नक्षत्रों की बजाय नक्षत्र स्वामी पर ज्यादा, यानी प्लेनेट पे ज्यादा फोकस किया गया है। क्लियर? और उन ग्रह और नक्षत्र के बीच में किस प्रकार की मैत्री है और क्या है, उससे ज्यादा फोकस इस बात पे रखा गया है कि वो रिजल्ट क्या दे रहा है। बात समझ रहे हैं? जैसे आप यहां पे देखेंगे, सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में है, और इसका स्वामी मर्क्यूरी है। अब ये चार्ट मैंने खोला है, देख रहे हैं? चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में है, और इसका स्वामी मून है। मार्स आद्रा नक्षत्र में है, इसका स्वामी राहु है। तो आपको इस प्रकार से रिजल्ट की एनालिसिस नहीं करनी है कि मार्स का नक्षत्र स्वामी राहु है और दोनों में दुश्मनी होती है, तो इस प्रकार से इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। इस तरह से आपको निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है। बात समझ रहे हैं? कई लोग ऐसा देखते हैं कि अरे सूर्य राहु के नक्षत्र में है तो रिजल्ट खराब ही होगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको रिजल्ट नहीं देखना है। क्लियर? क्योंकि सूर्य राहु के नक्षत्र में है, अब सूर्य और राहु में नहीं बनती है, इस कारण रिजल्ट खराब होगा ऐसा नहीं है। ये जनरलाइज्ड कंडीशन हो गया। पर्सनलाइज्ड वे ये होगा कि आपकी कुंडली में वो कैसा है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें नक्षत्रों पे नहीं जाकर नक्षत्र स्वामी पर जाना है, यानी जो ग्रह हैं हमें उन पर ही फोकस करना है। क्लियर? जो कि आप ये नाड़ी सिग्निफिकेटर्स देखते हैं तो यहां से आपको समझ में आएगा। क्लियर है? जैसे यहाँ मंगल राहु के नक्षत्र में है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि मंगल राहु में दुश्मनी है, या राहु के मंगल, ये राहु का नक्षत्र स्वामी मंगल बन गया तो इसमें दोस्ती दुश्मनी। इन चीजों पर मत जाइए। केपी कंप्लीट फोकस करता है 1 से लेके 12 भाव के रिजल्ट पर। आपका मेष लग्न होते हुए भी मंगल आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कन्या लग्न होते हुए भी बुध आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। समझ रहे हैं? सिंह लग्न होते हुए सूर्य आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कुंभ लग्न होते हुए भी शनि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसकी दशाएं आपके लिए समस्या वाली हो सकती है, अंतरदशा समस्या वाली हो सकती है। यानी आपके लग्नेश की महादशा या अंतरदशा या उससे संबंधित रिजल्ट आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। ठीक है? तो इसके लिए कोई जनरल रूल नहीं है। रूल क्या है? आप जब उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे उस ग्रह का, कि वो किन भावों के रिजल्ट को दे रहा है। किसी मेष लग्न वाले के लिए मंगल अच्छा राजयोग कारक हो जाएगा, किसी दूसरे मेष लग्न वालों के लिए मंगल समस्या का कारक हो जाएगा, स्वास्थ्य की परेशानी का, ऑपरेशन का, एक्सीडेंट्स का, धन के नुकसान का, बिजनेस का लॉस का। ये संभव है। समझ रहे हैं? और इसकी आपको क्लियर जो नॉलेज है वो इस नाड़ी सिग्निफिकेटर्स के अध्ययन के बाद ही मिलेगा। ठीक है? अब ये जो प्लेनेट का सेक्शन है, ये पूरे 9 ग्रह आ गए। यही 9 ग्रह आपको आते हैं स्टार लॉर्ड वाले भी सेक्शन में, और यही 9 ग्रह आपको आते हैं सब लॉर्ड वाले भी सेक्शन में। ठीक है? इसमें जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों को आप समझ लीजिए डोअर, यानी काम करने वाला। ठीक है? ये करता है। ठीक है? इसको डिलीवरी बॉय भी आप समझ सकते हैं। स्टार लॉर्ड जो है ये हो गया ऑनर, यानी मालिक। ठीक है? तो पहले अभी इसी दो को समझिए।
यानी यदि आपको जानना है कि आपकी कुंडली में सूर्य कैसा है, तो सूर्य कैसा है, किस प्रकार का रिजल्ट देगा, ये सिर्फ सूर्य से डिसाइड नहीं होगा। सूर्य का नक्षत्र स्वामी कौन सा प्लेनेट है उससे भी डिसाइड होगा। यानी ये कहें कि मुख्य रूप से उसी से डिसाइड होगा। समझ रहे हैं? सूर्य का नक्षत्र स्वामी यहां बना हुआ है मर्क्यूरी, और वो रिजल्ट दे रहा है 457 का। इसी से डिसाइड होगा कि सूर्य आपकी कुंडली में कैसा रिजल्ट दे रहा है। वैसे ही किसी को जानना हो कि मेरी कुंडली में राहु कैसा रिजल्ट दे रहा है, तो राहु जो रिजल्ट दे रहा है वो तो दे ही रहा है, लेकिन क्लियर डिसाइड राहु से डिसीजन नहीं मिलेगा। वो मिलेगा राहु का जो नक्षत्र स्वामी है मार्स, इससे आपको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी के अधीन होता है, उसके प्रति वो बाउंड टू है कि वो उसका ही रिजल्ट देगा। उसके कहे अनुसार, उसके कथनानुसार ही उसको काम करना है। यानी ग्रह जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वह अपने नक्षत्र स्वामी के अधीन है। क्लियर हुआ या कोई समस्या है? बोलिए इसमें, राजीव जी। सर ये बताइए कि इसमें राहु मार्स का रिजल्ट देगा या मार्स राहु का रिजल्ट देगा? अभी उस दिमाग पे मत जाइए, आप सिंपल राहु के बारे में जब समझ रहे हैं, अभी हम्म। फोकस राहु पे ही कीजिए। अभी दोनों को मत देखिए, क्योंकि अभी बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट आएंगे। राहु को जब हम समझ रहे हैं, तो राहु का नक्षत्र स्वामी कौन है? मार्स है। तो बस मार्स रिजल्ट देगा, अभी इसी पॉइंट को समझना है। ठीक। बोलिए अजय ठीक। जी। जी। क्लियर है? जी सर। हाँ। तो कोई भी ग्रह स्वतंत्र रूप से अपना रिजल्ट नहीं देता है। ये रिजल्ट देता है किसके अनुसार? अपने नक्षत्र स्वामी के अनुसार, उसके गाइडेंस के आधार पर रिजल्ट देता है। अब यहां पे एक प्रश्न ये उठेगा कि क्या ग्रहों का कोई रोल नहीं है? और कई जगह का आपने बहुत सारे, जैसे अजय जी तो 10-15 साल से बहुत से वीडियो देख रहे हैं, इसमें कुछ वीडियो में इनको ऐसा भी मिला होगा कि केपी पद्धति में जो ग्रह हैं इनका कोई वैल्यू नहीं है, और इनके जो ये रिजल्ट्स हैं इसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं हो। ठीक है। अब मान लीजिए आपने कहीं मेरा वीडियो देखा होगा कोर्स से पहले, तो मैं बोलता हूं कि ये रिजल्ट देता है। कहीं दूसरे का देखे होंगे तो वो बोलता है कि नहीं, ग्रह नहीं देता है, वो सिर्फ नक्षत्रों का ही देता है। अब क्लास में आप सीख रहे हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको गाइडेंस मिलेगा। बाकी वीडियो में कहाँ क्या कही गई उस बात को हटा दीजिए। अब ऐसे ही जेमस्टोन्स का मैंने एक वीडियो डाला था, तो एक आदमी लिख रहा है उसके नीचे क्या, कह रहे सर क्यों मूर्ख बना रहे हो, तो मैंने लिख दिया मत बनिए। हाँ वैसे ही कि आप मूर्ख मत बनिए, बात कर रहा हूं। तो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक साउथ इंडिया की कोई एस्ट्रोलॉजर है, वो लिख रहे हैं कि रत्नों का 10-15% ही रिजल्ट होता है, आप जितना बता रहे हो उतना नहीं होता है। मैंने बोला अच्छी बात है, उन्होंने बताया 10-15% तो आपने मान लिया, और मैं बता रहा हूं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार जेमस्टोन सुटेबल है तो 90% रिजल्ट देता है। आपके पास तो अपना कोई, ऐसे ही मैंने लिखा था उसमें, बड़ा समय से लिखा कि आपके पास अपना तो कोई नॉलेज है नहीं, एक्सपीरियंस तो है नहीं। आप दूसरे के, तीसरे के नॉलेज को लेके कूदने के बजाय आप स्वयं एक्सपीरियंस करके देखिए, अपना एक्सपेरिमेंट करके देखिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं, एक आदमी कह रहा है 10-15% मान लो, दूसरा कहे 50%, कोई तीसरा कहे 100%, कोई कहे नहीं कुछ भी नहीं काम करता। नहीं, कहने के लिए कोई ये कह दे कि अरे रत्न बेचने वाला तो पूरा रत्न रखा रहता है, देखिए उन्हें किस्मत बदल देती है। अब रखने से क्या होगा? अब केमिस्ट तो खुद ही दवाओं के बीच में रहता है तो बीमार नहीं पड़े, डॉक्टर तो खुद ही लोगों का इलाज करता है, तब डॉक्टर को बीमार नहीं होना चाहिए। अब राजीव जी पूरा बैंक में पैसों से घिरे रहते हैं तो पैसे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा ही ये बात का कोई लॉजिक है? अब अजय जी ट्रेन स्टेशन पे रहते हैं तब इनको ट्रेन की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, पैदल ही चल दे इस चीज का कोई मतलब बनेगा? आप सोचिए, कहीं से घिरा होना या रखने से क्या मतलब बनता है? डॉक्टर के केबिन में तो दवा नहीं होती थी, इसका मतलब उसको दवाओं की जानकारी नहीं है? नहीं, उससे मतलब नहीं है। आप पर्सनल तौर पे देखिए कि क्या रिजल्ट्स आ रहा है, किसी के कहने से क्या जा रहा है। सिंपल।
रत्नों के बारे में मैंने स्वयं से ही, एनी टाइम आप देखिए मैं 3 रत्न पहना हूं। एक बुद्ध के लिए, दूसरा मोती चंद्रमा के लिए, और ये टाइगर आई स्टोन केतु के लिए। अब सोचिए कि 3 पहना हुआ है, ऐसे ही तो नहीं पहन ली। इसके पहले हमने सूर्य मंगल और जुपिटर का पहना था, माणिक्य मूंगा और पुखराज, शुरू शुरू में जब मैं ज्योतिष सीख रहा था। लेकिन वो सूट नहीं किया था, हमने उसको निकाल लिया। अब ये लगा, तो ऐसे ही तो नहीं हो गया। अगेन मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि 100% की गारंटी नहीं है, मैंने भी कई सारे स्टोन ट्राई किए। अब जैसे फिर से एक बार मन में विचार आ रहा है कि माणिक्य को मुझे ट्राई करना चाहिए, तो माणिक्य को फिर से मैं एक बार ट्राई करके देखूंगा कि क्या हो रहा है। मैं ज्योतिष जानता हूं, इसके बाद भी मैं 100% श्योर श्योर नहीं हूं कि वो माणिक्य मुझे बेनिफिट दे ही सकता है। वो यूज करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक रेशियो देखें कि यदि हम 10 लोगों की कुंडली देखते हैं और उसके आधार पर रत्न का सजेशन देते हैं, यदि 8 को फायदा हो रहा है, 8 छोड़िए 7 को भी फायदा हो रहा है, तो किसी भी स्थिति से खराब नहीं। बात समझ रहे हैं? लेकिन रेशियो यदि 100 की आप लेंगे, 100 कुंडली में 92 93 95 लोगों को बेनिफिट है, यदि उनकी कुंडली के अनुसार सही रत्न का सिलेक्शन कर दिया जाए, तो 95 लोगों को बेनिफिट होगा, होता है। सिंपल सी बात है। तो वैसे ही किसने क्या कहा कि ये ग्रहों का जो जो भी प्लैनेट्स, जैसे केतु के सामने 5 6 लिखा हुआ है, या वीनस के सामने 3 7 8 लिखा हुआ है, या सन के सामने 5 और 6 लिखा हुआ है, तो सपोज कीजिए कि आपने किसी के वीडियो में देखा और उस आधार पर उसने कह दिया कि नहीं नहीं जी, इस ग्रहों के जो रिजल्ट्स हैं इसको मत मानिए, सीधा स्टार लॉर्ड पे आइए। नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेनेट के स्तर पे जो रिजल्ट्स हैं, इनके भी रिजल्ट मिलते हैं। स्टार लॉर्ड पे जो हाउसेस के रिजल्ट्स हैं, इसके भी मिलते हैं। और सब लॉर्ड पे जो है उसके भी मिलते हैं। अंतर क्या हो जाता है उनके स्ट्रेंथ का। ठीक है। जैसे ग्रहों से ज्यादा पावरफुल होते हैं स्टार लॉर्ड, समझ रहे हैं? यानी ये ग्रह में जो रिजल्ट्स हैं उससे ज्यादा पावरफुल होते हैं स्टार लॉर्ड, और स्टार लॉर्ड से ज्यादा पावरफुल होते हैं सब लॉर्ड। क्लियर है? फिर से इस पॉइंट को समझ लीजिए। यदि हम इनको क्रम में रखते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल, तो 1 नंबर में आप इसको रखिए, मतलब बढ़ते क्रम में चलना है। 1 से ज्यादा पावरफुल 2 स्टार हो गया, और 2 से ज्यादा पावरफुल 3 सब लॉर्ड हो गया। यानी 1 से बड़ा हो गया 2, और 2 से बड़ा हो गया 3। प्लेनेट से ज्यादा पावरफुल स्टार लॉर्ड, और स्टार लॉर्ड से ज्यादा पावरफुल सब लॉर्ड। सब लोग। क्लियर है? तो अब इस स्थिति में प्लेनेट, यदि हम समझने के तौर पे मान लीजिए कह देते हैं कि यदि प्लेनेट के स्ट्रेंथ को आप 33% मानते हैं, तो स्टार लॉर्ड के रिजल्ट को आप 66 मान लीजिए, और सबलॉर्ड के रिजल्ट को आप 99 मान लीजिए। कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है इस चीज को निकालने का, मैं एक समझाने के उद्देश्य से आपको बता रहा हूं। 33 66 99 जैसा कुछ नहीं है। एक सामान्य स्थिति में मैं आपको बता रहा हूं, एक कि इससे ज्यादा पावरफुल यह है और इससे ज्यादा पावरफुल यह है सब लॉर्ड। ठीक है। तो ये 33 66 99 से आप याद रखें ना रखें, सिंपल ये समझना है कि प्लेनेट से ज्यादा पावरफुल स्टार, और स्टार से ज्यादा पावरफुल सब लॉर्ड। क्लियर है? अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे समझिए। आपने एक स्टाफ रखा हुआ है, और आपने स्टाफ से बोला कि मार्केट जाइए और ये सामान का लिस्ट है और इसको लेके आना है। यानी आप हो गए ऑनर, और आपने अपने स्टाफ को भेजा, यानी इस प्लेनेट को भेजा मार्केट, और वहां से लाना है सामान। ठीक है। तब सपोज कीजिए कि आपके 50 सामान है, तो 50 सामान वो खरीदे आपके ऑर्डर के अनुसार। उनको अपना 2 सामान लेना है, तो निश्चित तौर पे आपका जब काम हो गया, दूसरी दुकान से वो 2 सामान ले लेगा, या बगल की भी दुकान से तब 2 सामान ले लेगा। नहीं, यानी आप किस चीज के लिए आप उसको रेस्पॉन्सिबल बना के भेजें कि जो आपका लिस्ट है वो पूरा सामान खरीदा होना चाहिए। तो वो पूरा सामान वो लेके आ ही रहा है, और साथ में उसने अपने लिए भी 2 सामान खरीद लिया, 4 सामान खरीद लिए।
आपके सर्विस में तो कोई उसने डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं की, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। सिंपल। यानी उसने आपके काम को प्रायोरिटी दी, इसलिए ये स्टार ज्यादा पावरफुल हो गया। अपने काम को उसने सेकेंडरी तौर पे रखा, तो इससे कम हो गया। यानी काम तो उसने किया ही। सिंपल सी बात है। तो ये हाउसेस जो प्लेनेट स्तर पे हैं, इनके भी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। जब हम हर एक हाउस का, जैसे अब हम पहला हाउस से चर्चा चालू करेंगे, तो डेफिनेटली तौर पे आप जो कुंडलियां देंगे हम उस पर दिखाएंगे कि आप देखो। तो जब मैं आपके दिए हुए चार्ट्स पे दिखा दे रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, किसी भी चार्ट में लगेगा, अप्लीकेबल है वो। तो प्लेनेट में जो रिजल्ट्स हैं हाउसेस वाइज, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। यहां तक में कुछ पूछना है तो बताइए। बोलिए दीपक जी। सर अब जैसे ये कुंडली है, हालांकि प्रश्न शायद थोड़ा आगे का है। हम्म। इसमें जुपिटर और मरकरी जो है वो क्लोज कंजंक्शन में है 2 डिग्री पे। हम्म। तो इसमें मतलब जुपिटर की दशा में, अब जुपिटर जहां जहां पे स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड बना हुआ है या प्लैनेट लेवल पे है, तो क्या मरकरी उसको इफेक्ट करेगा और मरकरी उसको, अभी देखिए, वो कंजंक्शन वाला यहां से भटक जाएंगे हम लोग, वो मुद्दा मतलब फिर जब कंजंक्शन पे आएंगे वही आपको मैं उसको समझा लग जाएगा। रहा था कि आगे का क्वेश्चन है। ठीक है। अभी नहीं को। अभी प्लेनेट और स्टार की जो हम चीजों को समझ रहे हैं और इन हाउसेस को, तो इस पे ही पहले फोकस कर लिया जाए कि सबको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। ठीक है। बोलिए राजीव जी, क्लियर हो रहा है आपका? हाँ जी सर, क्लियर है। अजय जी अपना बताइए। हाँ सर, हो रहा है सर। ठीक है, तो इस यानी यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि प्लेनेट के जो जो भी ग्रह जिस भी हाउसेस का रिजल्ट दे रहा है, उसका भी रिजल्ट मिलेगा, और स्टार लॉर्ड जो है उसका भी रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं सबलॉर्ड पे। ये सबलॉर्ड क्या है? बहुत से लोग ये बोलते हैं, या उनके वीडियो में आपने सुना होगा, अजय जी ने तो निश्चित तौर पे सुना होगा, कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है और सबलॉर्ड उसकी क्वालिटी बताता है। ठीक है। और मैं ये बोलता हूं कि भाई क्वालिटी क्या बताए नहीं बताए उसमें कंफ्यूज मत होइए। कोई भी आप रिजल्ट समझ रहे हैं तो इस सबलॉर्ड वाले रिजल्ट को भी उसमें जोड़ लीजिए। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो वो क्वालिटी बताए, अच्छा बता रहा है या बुरा बता रहा है, अब वो क्या क्वालिटी है नहीं है उसमें फंसने के बजाय आप सिंपल समझ लीजिए कि जैसे वीनस के रिजल्ट को आप समझ रहे हैं, तो वीनस के रिजल्ट में वीनस जो 378 दे रहा है ये भी मिलेगा, मून जो 57 दे रहा है ये भी मिलेगा, जुपिटर जो 1510 दे रहा है ये भी मिलेगा। सिंपल सी बात। ठीक है। अब इसमें हाउसेस को जो स्ट्रेंथ को हम समझते हैं, तो वीनस से ज्यादा पावरफुल हो गया मून, और मून से ज्यादा पावरफुल हो गया जुपिटर वीनस के लिए। अब यहां पे बात एक आएगी कि जब सबसे ज्यादा पावरफुल सबलॉर्ड है, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि कोई भी ग्रह अपने सबलॉर्ड का रिजल्ट देता है या उसके अधीन है? हम स्टार लॉर्ड के लिए क्यों कहते हैं? ये मेरा प्रश्न है। नहीं। बिल्कुल। क्यों नहीं ये कहते? मैं पूछने वाला था, क्यों नहीं कहते हैं जब आप प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रखा है आपने तो। क्या बात है राजीव जी, बहुत मैं आपका माइंड रीड कर लिया मैंने, नहीं? अभी देखिए, स्टार लॉर्ड को क्यों ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, अभी इसका उत्तर आपको बाद में मैं दूंगा, लेकिन सब लॉर्ड वाली चीज को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यदि आप इसको सन मानते हैं प्लेनेट को, यानी बेटा, और स्टार लॉर्ड को मानते हैं फादर, ठीक है, तो सब लॉर्ड जो हो जाएगा वो होगा ग्रैंड फादर। समझ रहे हैं? क्योंकि इस चीज को समझने का इससे बेटर अल्टरनेटिव कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है। जैसे प्लेनेट को आप समझते हैं कि ये सन है, बेटा है, तो नॉर्मली इसकी मुख्य भूमिका हो, इसकी जिम्मेवारी परवरिश या जो भी है वो पिता की होती है। ठीक है। अब पिता जो भी है अपने हिसाब से गाइड करते हैं कि तुमको क्या करना है नहीं करना, कहाँ स्कूल में पढ़ना है, जो भी चीजें हैं सब। और एक चीज हम ऐसे भी समझे कि सामान्य स्थिति में ऐसा होता है कि जब कोई आदमी ग्रैंड फादर बनता है, तो नॉर्मली वो रिटायर्ड लाइफ में चला जाता है, जी रहा होता है, या थोड़ी सी जिम्मेवारियां जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं, मतलब ग्रैंड फादर का अपने बेटे की तरफ
शिफ्ट हो चुका होता है। ठीक है। तो अब मान लीजिए आप जो फादर हैं वो अपनी बेटे की तरफ पूरा स्ट्रिक्ट हैं, सब कुछ है, वो जिम्मेवारी डिसिप्लिन के साथ सब पूरा करा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैटर होते हैं जहां पे यदि ये ग्रैंड फादर का भी सपोर्ट मिल जाता है तो मामला पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां ग्रैंड फादर बोल देते हैं कि ना इसको मत करो, नहीं ठीक है, मतलब ये जहां पे अपना वीटो लगा देते हैं तो मजबूरी बस फादर को भी मान लेना पड़ता है। नहीं, सपोज कीजिए कि किसी बारिश के दिन है और फादर बोल रहे हैं बेटे को कि भाई पढ़ने जाना है, तब तक दादाजी क्या हुआ, डांट दिए कि नहीं आज बारिश है क्यों जाना है, क्यों रोज पढ़ाने पे तुले हो। तब मानते हुए भी वो ग्रैंडफादर की बात को इन्होंने मान लिया कि चलिए ठीक है, आपने जो कहा मान लिया गया कि आज बरसात है, आज ये नहीं जाएगा। ठीक है। तो अब ग्रैंडफादर की बात को मान लिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्लीट डिसीजन मेकर है। बात समझ रहे हैं? ये लीडरशिप वाली भूमिका में ये नहीं है, डिसीजन मेकर की भूमिका में ये नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये लास्ट मोमेंट पे आते हैं। मेन जो भूमिका होती है डिसीजन मेकिंग की वो होती है फादर की। यानी फादर यानी ये स्टार लॉर्ड यदि आपके लिए सपोर्टिव है, पॉजिटिव है किसी भी घटनाक्रम के लिए, तो फिर वहां से एक सिग्नल, एक ग्रीन सिग्नल आपको मिल जाता है। किसी भी घटनाक्रम के लिए यदि ये सपोर्टिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि मेन डिसीजन मेकिंग पर्सन यही है, तो फिर काम हो जाता है। लेकिन यदि इधर से ही रेड क्रॉस लग जाता है तो फिर इधर बड़ा मुश्किल है। समझ रहे हैं? अभी हम रूल को प्राइमरी तौर पे पढ़ रहे हैं, अभी इसमें बहुत सारे रूल आएंगे। रूल कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जहां प्लेनेट ही सर्वे सर्वा हो जाएगा, यानी प्लेनेट को बाकियों से कोई मतलब नहीं रहेगा, अभी ये भी रूल मिलेगा। स्टार लॉर्ड हो जाएगा, उसको सब लॉर्ड से मतलब नहीं रहेगा। ऐसे भी रूल मिलेंगे जहां सिर्फ सब लॉर्ड को ही देखना, इन बाकी की पावर खत्म हो जाएगी। तभी धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप ही मिल चलेंगे। बात समझ रहे हैं? रूल्स आएंगे सारे, लेकिन अभी प्राइमरी तौर पे जिस रूल को पढ़ रहे हैं पहले उस चीज को आप क्लियर कर लीजिए। तो प्राइमरी तौर पे आप यही समझिए कि प्लेनेट से ज्यादा पावरफुल स्टार होता है, लेकिन इसके साथ साथ मेन जो एक्शन पर्सन है, एक्शन लेने वाला, जो डिसीजन मेकिंग पर्सन है, वो स्टार लॉर्ड ही है। कंपनी के परिप्रेक्ष्य में आप समझें तो जो मेन मैनेजर आप समझे, एमडी समझे, जो भी समझे, जिस प्रकार से मतलब जो फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर डिसीजन ले रहा है, एक्शन ले रहा है, वो ये बंदा है। सबलॉर्ड को आप मान लीजिए मालिक, ऑनर, इनको ऐसा ऑनर मान लीजिए जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और इनको फाइनल डिसीजन से मतलब है। अब सपोज कीजिए कि ऑनर के सामने कोई इंटरव्यू हो रहा है, मालिक ने हटा दिया कि ये स्टार लॉर्ड ने किसी को हटा दिया, यानी मैनेजर ने बोला कि ये आदमी सुटेबल नहीं लग रहा है। अब किसी एक व्यक्ति को देखने से ऑनर को लग रहा है कि ना सही है, इसको रख लो, तो चलो बात आपका नहीं काटेगा, आप उसके मालिक हैं, इन्वेस्टर है। लेकिन अभी भी जिम्मेवारी किसकी है? इंटरव्यू कंडक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, उसमें से सिलेक्शन का, एलिमिनेशन का जो प्रोसेस वो सब कौन कर रहा है? वो स्टार लॉर्ड ही कर रहा है ना। तो मेन भूमिका इसी की है। फादर के तौर पे इसको समझे, मैनेजर के तौर पे इसको समझे, स्टार लॉर्ड के तौर पे आप इसको समझे। तो मेन एक्शन टेकर भूमिका में यही है। क्लियर है? इसीलिए इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया। इसी के आधार पे यदि इसने किसी घटनाक्रम को यस बोला तो ही आप फर्दर आगे देखेंगे कि ये सब लॉर्ड क्या बोल रहा है। यदि इसने नो बोला तो फिर बड़ा मुश्किल है। ठीक है। सबलॉर्ड को आप क्वालिटी के तौर पे देखते हैं तो क्वालिटी किसी भी चीज का बताता है तो ये अपनी वैल्यू को ऐड करेगा तो ही क्वालिटी दिखेगी ना। कितनी भी बढ़िया मीठा वाला जैसे खीर आप बना दें, सेवई बना दें, मतलब खीर बन गया जिसमें आप दूध डाल दें, सेवई डाल दें, और भी जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो सब डाल दिया जाए, चीनी एक नहीं डालें। चीनी डालेंगे तो ही चीनी का रिजल्ट जब ऐड होगा तभी तो वो मीठा लगेगा। और चीनी की जगह पर नमक डाल दें तो फिर नमक का रिजल्ट ऐड हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ रहे हैं?
जी। ये सबलॉर्ड जो है, ये रिजल्ट का जो क्वालिटी बताता है, तो बेसिकली अपने रिजल्ट को ऐड करता है। तो ऐड करता है यानी इसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ये ज्यादा कब आपको दिखते हैं इफेक्टिवली? जैसे मान लीजिए एक सामान्य एग्जाम्पल हम धन के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जो धन के बारे में आपने समझा है। यहां एक मिनट। सर जैसे वो स्क्रीन इनलार्ज हो सकता है? क्या हुआ? स्क्रीन को इनलार्ज कर सकते हैं क्या? किसको? ये हाँ, फुल स्केप में। इसको इतना पे आएगा? इसी को बोल रहे हैं ना? नहीं, पूरे को, पूरे स्क्रीन, बैकग्राउंड का जो स्क्रीन था, तो मैंने वो तो जो ओरिजिनल विंडो है उसको इनलार्ज कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब ये कुंडली वाला मैं दिखा रहा हूं आपको, कौन सा क्या देखना है? हाँ, यही जिस पे अभी काम कर रहे थे, इसको ही दिखा दीजिए, इसको, और यही? इससे बड़ा नहीं हो नहीं, सकता इससे बड़ा नहीं होगा। ना? ठीक है। इससे बड़ा ये, एक मिनट, ऐसे देख, नहीं होगा, ये इतना ही बड़ा रहेगा। ये इतना ही बड़ा रहेगा। ऐसे बस ऊपर नीचे होगा। देखने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ सर, राइट साइड बॉक्स जो बना हुआ है कॉर्नर में, इसको टिक करिए। राइट राइट? साइड, राइट साइड क्रॉस माइनस और बॉक्स बना हुआ है। कौन सा बॉक्स बना हुआ है? ऊपर ऊपर में, में। उसी जहां रखे थे ना, राइट साइड में बिल्कुल कॉर्नर में ऊपर। ऊपर ऊपर। एक ऊपर सर। एक जहाँ मिनट राजीव जी रुकना। लिखा हुआ। अब एक चीज को जो मैं इसमें बता रहा था सबलॉट का, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि धन के लिए जो हमने 2, 6 और 11 भाव समझा है, तो सूर्य मान लीजिए सेकंड हाउस का रिजल्ट दे रहा। इसका नक्षत्र जो है मर्क्यूरी, वो 6 हाउस का रिजल्ट दे रहा है। और सबलॉट जो है इसका सैटर्न, वो 11 हाउस का रिजल्ट दे रहा है। ठीक है? तो ये 2, 6 और 11, मतलब धन की जो भी स्थिति आपकी होगी 2 और 6 का, तो सबलॉर्ड स्तर पे 11 है, वो आपकी इच्छा को पूरा करेगा। आप जितना जो भी धन की आपकी इच्छा होगी, अपने कर्म के अकॉर्डिंग जो आप सोचेंगे, नॉर्मली वो पूरा हो जाएगा। ठीक है? तो यानी इस 11 ने इस धन वाले रिजल्ट 2 और 6 में अपना रिजल्ट जोड़ा, तो ही तो बात हो रही है ना कि आपकी इच्छा पूरी होगी। बात समझ रहे हैं? अब इसी चीज को हम समझते हैं कि प्लेनेट स्तर पे मान लीजिए 2 है, स्टार स्तर पे 6 है, और सबलॉर्ड स्तर पे 12 आ जाए। ठीक है? अब इस 12 ने अपना रिजल्ट इनमें जोड़ा तो क्या होगा? आप जो धन कमाएंगे, जो भी धन लेके आएंगे, उस धन का पूरा बचत नहीं होगा। उसमें चीजें नुकसान भी होंगी, और वो नुकसान के कारण आपकी धन की जो भी क्वांटिटी है, जिस भी प्रकार से, उसमें आपको घाटा लगेगा। इसी रिजल्ट को 2, 6 और 8 के तौर पे समझते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, धन के नुकसान को नहीं रोक पाएंगे, और जो भी आप सोचेंगे, जो भी आपकी इच्छा होगी, वो इच्छा पूरा नहीं हो पाएगा धन के मामले में। यानी प्लेनेट और स्टार स्तर पे 2, 6, 2, 6 ही चल रहा है। तीनों में कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन आपने देखा, हाँ। ये 2, 6, 11 आपने देखा, ये 2, 6, 12 देखा, और आपने 2, 6, 8 देखा। सबलॉर्ड स्तर पे ही सिर्फ रिजल्ट चेंज हो रहा है, और चेंज होने के कारण पूरा रिजल्ट चेंज हो रहा है। 2, 6, 11 में क्या है? धन के लिए एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी धन की स्थिति में। 2, 6, 12 में ये दे रहा है कि जो भी आप धन लेके आएंगे, उसमें का नुकसान होगा, यानी पूरा का पूरा नहीं जाना है, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। और 8 नंबर आने के कारण क्या है कि धन का नुकसान तो होगा ही होगा, आपकी इच्छा कभी नहीं पूरी हो पाएगी। संघर्ष करना पड़ेगा धन के मामले में, धन को सेव करना और अर्न करना, दोनों ही स्थितियों में। समझ रहे हैं? तो चाहे आप क्वालिटी के तौर पे समझें या फाइनल आउटपुट के तौर पे समझें, ये सबलॉर्ड वाले रिजल्ट्स इसमें ऐड होते हैं, इस कारण रिजल्ट में परिवर्तन आते हैं। क्लियर हुआ? इसी चीज को एक तरह से और समझ लेते हैं। दूसरा भाव विशुद्ध तौर पे धन का है। ठीक है? स्टार स्तर पे मान लीजिए 8 आ जाता है, और सबलॉर्ड स्तर पे 11 आ जाता है। 2 और 8, अचानक से धन आएगा भी।
धन का नुकसान भी कराएगा, लेकिन लास्ट फाइनल होते होते आपको काम लायक धन दे के चला जाएगा। मतलब इंड प्रोडक्ट आपके मन अनुसार होगा। 2, 8 और 12 खराब कॉम्बिनेशंस। धन आने में समस्या, इरेगुलर फ्लो, टेंशन परेशानी, और साथ ही साथ उसका नुकसान, जाना। 2, 8, 12 बेकार की चीजों में जाना, लॉस हो जाना, समझ रहे हैं, बर्बाद हो जाना। और धन आने में भी एड़ी चोटी का जोर लगा देना। अब 2, 8, 2, 8 दोनों में है। 11 और 12 के कारण चीजें चेंज हो गई कि नहीं हो गई? तो यदि इनका रिजल्ट नहीं ऐड हो रहा होता तो फिर इतना परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप तीनों को जब कंबाइंड तौर पे देखेंगे तो ही आप क्लियर कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। क्लियर है? स्ट्रेंथ वाइज आप देखें तो दो प्लेनेट स्तर पे इससे ज्यादा पावरफुल 8 है, और इससे ज्यादा पावरफुल 11 और 12 है। तो 2 और 8 के कारण समस्याएं, चूंकि 8 स्टार स्तर पे हैं तो समस्याओं का सामना दोनों को करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसके लास्ट में 11 है, इस आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि इसको समस्याएं नहीं होंगी। समस्याओं का सामना दोनों को करना पड़ेगा। लेकिन 11 वालों के लास्ट में क्या होगा कि चलो भाई, परेशानी तो हुई लेकिन जो चाह रहे थे वो मिल गया। और 12 वाले के ये होगा कि कुछ नहीं, आया हुआ भी चला गया। क्लियर हुआ? जी। अब इसी चीज को थोड़ा सा ऐसे उलट देते हैं। 2 है, 11 है, और 8 हो। 2 है, 11 है, और 6 हो। ठीक है। धन के लिए जो भी रास्ता बनेगा आपको दिखेगा बहुत अच्छा। धन आने में कहीं कोई काम आपको मिल गया कि 1 साल ये काम चलना है, अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, 5 करोड़ कमा लेंगे, 10 करोड़ आ जाएगा, जो भी है आपने सोच लिया कि बहुत अच्छा रहेगा। अब वो सोच, आप जिस सोच के साथ जुड़ेंगे उस अर्निंग में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको नुकसान हो जाएगी। समझ रहे हैं? यानी जो आपका सोच होगा वो पूरा होना मुश्किल लग रहा है। जैसे इतनी आसानी से जो आपको बताया हो काम, या आपने स्वयं ही देखा हो, और आपको लग रहा हो कि आसानी से हम इस चीज को कर सकते हैं, और हम साल बीतते बीतते हम 100 रुपये कमा लेंगे, पता चलेगा कि आप 70 रुपया पे ही आ गए, और उसमें भी काफी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। चीजें शुरू में जो आसान दिखी लास्ट में वो मुश्किल होती चली गई। 2 और 11 का कॉम्बिनेशन क्या बताएगा? वही बहुत अच्छा चीजें हैं, सब अच्छे तरीके से होगा, कमाई बढ़िया आएगा, भरपूर आ जाएगा। 100 क्या, 100 से 150 तक भी हम चले जाएंगे। लेकिन पता चलेगा कि लास्ट में अल्टीमेट, चलो 150 तो नहीं हुआ लेकिन 100 रुपए तक थोड़ा सा मेहनत करके आ गया, मतलब वो 100 का 90 नहीं हुआ। 100 का जो आपको लग रहा था कि मतलब 100 तो होगा ही, वो लगभग 125 और 150 भी चला जाएगा। तो 125 150 नहीं जाके 100 तक रह गया। समझ रहे हैं? तो अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट आके क्या हुआ, इसके कारण नुकसान में चलेगा, इसके कारण बराबर में रह गए। वहीं तीसरी सिचुएशन यदि ऐसे हो जाए, 2, 11 और 11, तो वहीं 100 का 150 भी हो जाएगा लास्ट होते होते, क्योंकि ये भी अच्छा है स्टार पे भी और सब लॉर्ड पे भी। ठीक है। तो अब ये जितनी थ्योरेटिकल चीजें आप समझे हैं तो ऐसे समझ में आएगा नहीं, बस एक मैंने आपको रास्ता दिखाया। जब तक कुंडलियां आपको नहीं मिलेंगी, चीजों को आप प्रैक्टिकल तौर पे नहीं समझेंगे किसी कुंडली पे अप्लाई करके, तब तक इस चीज से क्लियर नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ 2 या 3 हाउसेज नहीं होते हैं, हाउसेज के कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक ग्रह को हम समझेंगे तो 4, 5, 6 हाउसेज आते हैं। क्लियर है? लेकिन जो मुख्य बिंदु इसमें समझना था कि ग्रह, स्टार और सबलॉर्ड, इसके रिजल्ट को समझना। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो इसको पूछ लीजिए। बोलिए राजीव जी। क्लियर है सर। प्रदीप जी, अजय जी, अभिषेक जी, जो भी हम पूछिए जिनको समझ में नहीं आया हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो। नहीं सर, अभी ठीक है, समझ में आ रहा है।
क्लियर है? क्लियर है। अजय जी आपका? हाँ, क्लियर है सर अभी। चलिए। मैं जैसे देखा था कई में, जैसे जो ग्रह है हम्म। वो माध्यम बताता है, हम्म। और नक्षत्र लॉर्ड है वो इसको रिजल्ट है, और सब लॉर्ड टेस्ट। जो हम्म। मतलब आप उसको ही, मतलब मैं वीडियो जो देखा था उसमें उस टाइप से अलग अलग बताते हैं, लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलता है जितना आप बताते हैं कि तीनों को लेके चलना है। उसमें रिजल्ट थोड़ा सा दिखता है। हाँ, जैसे माध्यम कोई चीज शादी का है तो माध्यम कई बार बताते हैं कि माध्यम ऐसा होगा, फिर उसका रिजल्ट है, फिर टेस्ट है। तो वो कॉम्बिनेशन नहीं दिखता है जितना जैसे तीनों को लेके एक साथ देखेंगे तो वो सही दिखता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल पे 1100 के लगभग वीडियो मुझे लग रहा है पूरे हो चुके होंगे, जिसमें जी 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 हाँ। केपी से रिलेटेड 600 से वीडियो कम नहीं होंगे जो कि ऑन एयर है। बात समझ रहे हैं? हम्म, जी सर। कहने का तात्पर्य है कि मैं जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, हम्म, इसी से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मैं अलग तरीके से उसमें बताया हुआ यहाँ अलग है। और कोर्स हम्म, के दौरान भी जब आप देखेंगे, इसी रूल के आधार पे आप देखेंगे ना चीजों को। आप समझ रहे हम्म। हैं? इसी जी रूल सर। के आधार पे देखेंगे। तो यही सामान्य स्थितियों को आप समझिए, ज्यादा इसमें घुमा फिरा करेंगे तो उससे कोई फायदा होगा नहीं, हाँ अल्टीमेट हाँ, रिजल्ट कुछ मिलेगा नहीं। नहीं मिलता। ठीक है, तो आप तीनों को जोड़ के चलिए, चीजें जी आप सर। आसानी से समझ जाएंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए। जी जी। 1.1 के वीडियो, 1100 से ऊपर वीडियो है, जिसमें मुझे लगता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड 600 से कम वीडियो नहीं होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे। जी यही सेम पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ। क्लियर है? तो चलिए, ये वाला एक सेक्शन खत्म हुआ, अगले वाले सेक्शन पे हम बढ़ते हैं।